चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है अपना। उसमें आपको पता ही है कि सब टॉपिक्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो आज जो स्टार्ट करेंगे दैट इज 4E, 5th पार्ट है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, पेज नंबर 145। छोटा सा टॉपिक है ये, सिंपल। लेकिन टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट बिकॉज पास्ट एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो छोटा चैप्टर समझ के अगर आप इग्नोर कर दोगे तो महंगा पड़ जाएगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहले बात हो रही है सेक्शन नंबर 66 की। ये सेक्शन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिटेल्स दे रखी है स्पेसिफिक, और उसको एक एक करके समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। कैपिटल रिडक्शन क्या है एग्जैक्टली और उसको अगर आपको करना है तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना है वो समझना है। अगर कोई भी कंपनी कैपिटल रिडक्शन करना चाहती है तो जो अप्रूवल वाला जो प्रोसेस होता है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से, जनरल मीटिंग बुला के, और दूसरा NCLT का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक 2 कंप्लायंसेस आपको ध्यान रखने, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड NCLT अप्रूवल। सेक्शन नंबर 66 का सबसेक्शन 1 है जो आपको ये समझा रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कैपिटल रिडक्शन। अभी तक सिर्फ नाम ही आया, बोले कैपिटल रिडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो उसके लिए 3 इंस्टेंसेस समझाए हुए, 3 स्पेसिफिक केसेस जिनको हम कैपिटल रिडक्शन बोलते हैं। अब एक एक करके आप ध्यान देना, विद एग्जांपल रखा हुआ है तो क्लैरिटी आएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बोला है एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट पेड अप। जैसे जो भी एक पर्टिकुलर शेयर आप इशू कर रहे हो तो उसकी एक फेस वैल्यू है। अब फेस वैल्यू में से आपने पूरा पैसा या पूरी फेस वैल्यू मंगा ही ली होगी, ऐसा होता नहीं। शेयर्स पार्टली पेड अप भी होते हैं। तो जो पोर्शन नॉट पेड अप है, जो अभी तक मंगवाया नहीं है और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, उस पोर्शन को एक्सटिंग्विश कर देना, उसको कैंसिल कर देना, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। एग्जाम्पल देख लो, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और आपने उसमें से 65 रुपीज जो है मंगवाए हुए हैं। अब कंपनी क्या कर सकती है, जो 100 रुपए का शेयर है, अभी तक जो सिचुएशन थी और अब जो चेंज हो जाएगी वो समझो। अभी तक सिनारियो ऐसा था कि फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपीज है और सामने जो पेड अप वैल्यू है वो कितनी है, 65 रुपीज है। तो अभी भी बाकी का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, 35 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। जब कंपनी कॉल करेगी आपको 35 रुपीज देना पड़ेगा, ये सिचुएशन है। अब कंपनी ऐसा बोल रही है हम कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं एज पर सेक्शन 66 सबसेक्शन 1, और वो ये बोल रहा है कि ये जो शेयर अभी ऐसा दिख रहा है, हम इसकी फेस वैल्यू ही चेंज करके कर देते हैं 65 रुपीज। ठीक है, ये हो गया ना रिडक्शन। अब पेड अप कितना है, 65। अब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी हो गई, 0। तो ये जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी उसको खत्म कर दिया कि अभी तक आप ये एक्सपेक्टेशन में चल रहे थे कि भाई जब कॉल आएगा 35 रुपीज भेजने पड़ेंगे। अब कंपनी ने बोल दिया भाई देखो आप लोगों ने 100 रुपए का एक शेयर लिया था, 65 हमने मंगवा लिए थे, हम आज ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि 65 फुल एंड फाइनल पेमेंट है और बाकी का 35 रुपए अब आपको कभी नहीं देना। तो हमने उस चीज को सर्टन करने के लिए ये किया कि फेस वैल्यू को ही रिड्यूस करके 65 बना दिया। दिस इज कैपिटल रिडक्शन। अब ये करने के लिए कंप्लायंसेस में 2 चीजें करनी है, स्पेशल रिजोल्यूशन और NCLT का अप्रूवल। ये दोनों हो जाए तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। ये कन्वर्जन होते ही आपकी ये जो लायबिलिटी है खत्म, आपको 35 रुपीज अब कभी नहीं देने, कंपनी आपसे लीगली ये पैसा कभी मांग ही नहीं सकती। सो दिस इज वन टाइप ऑफ कैपिटल रिडक्शन, एक तरीका हो गया कैपिटल रिड्यूस करने का। एग्जाम में अगर ये पूछते हैं तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई कैपिटल रिडक्शन कैसे होता है, तो भाई इस तरीके से होता है। दिस इज फर्स्ट मेथड। और भी 2 तरीके हैं कैपिटल को रिड्यूस करने के, वो भी देख लो। सेकंड पॉइंट में बोला है either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by available assets। अब यहाँ पे बोला है कि with or without extinguishing or reducing the liability on any of its shares। हमने आपके शेयर्स पे जो लायबिलिटी थी उसको रिड्यूस किया हो, ये भी पॉसिबल है, नहीं किया हो ये भी पॉसिबल है। लेकिन कैपिटल रिडक्शन कैसे हो रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल भी देख लो पहले, फिर कंप्लीट करा देता हूँ। वेयर द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप इज रिप्रेजेंटेड बाय ₹65 वर्थ ऑफ असेट्स। इन सच अ केस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में बी इफेक्टेड बाय कैंसिलिंग ₹35 पर शेयर एंड राइटिंग ऑफ सिमिलर अमाउंट ऑफ असेट्स। क्यों कर रहे हैं वो समझते हैं, तो बैलेंस शीट से थोड़ा बहुत आपको रिलेट होगी ये बात। नॉर्मल जो अपने ट्रेडिशनल तरीका है पुरानी वाली बैलेंस शीट बनाने का, वो यूज कर लेता हूँ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
असेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी, ये चीजें होती है और इसी से अपनी बैलेंस शीट बनती है। अब ये दोनों का टोटल जो है वो इसके बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे इस पार्ट में आपके शेयर्स दिख रहे हैं, उनकी वैल्यू दिख रही है, और असेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, ये एक सिंपल सा हिसाब है। अगर आपकी कोई असेट्स, यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिख रही होंगी, कोई ऐसी असेट्स है जो डी वैल्यू हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, हो सकता है ऐसा, फैक्ट्री, बिल्डिंग है, एनीथिंग, कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल असेट जिसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, तो बैलेंस शीट में भी तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसको ना टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। इम्पेयरमेंट का मतलब है किसी असेट की वैल्यू में एब्रप्ट डाउनफॉल आ जाना बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द मार्केट सर्कमस्टेंसेस, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, एनीथिंग। तो अगर यहाँ पे डी वैल्यूएशन होगा तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देना ही पड़ेगा। इफेक्ट कहाँ पे दोगे? लायबिलिटीज कम हो जाएंगी क्या? लायबिलिटीज तो उतनी ही रहेंगी, आउटसाइडर्स को जो चुकाना है उसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? कैपिटल वाले पार्ट पे। तो जितनी असेट की वैल्यू डाउन हुई है उतना आपकी कैपिटल की वैल्यू भी राइट ऑफ हो जाएगी या डाउन हो जाएगी, करना ही पड़ेगा, तभी मैचिंग होगा। इन शॉर्ट, आप सब लोगों ने जो पैसा लगाया था उसी से असेट खरीदी थी, अब जब वो असेट की वैल्यू डूब गई, आपका पैसा डूब गया। सिंपल, ये चीज को यहाँ पे बोला है कि दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन। अब ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी और भाई पेड अप भी है ना, वो पूरा 100 रुपए था, पूरे 100 रुपए पे हो चुके, तो कोई लेना देना हिसाब कुछ बाकी नहीं था। अब इन्हीं 100 रुपयों से ये असेट खरीदी गई, ये बात है। अब अगर असेट की वैल्यू मान लो 35% डाउन हो गई है, तो आपके 100 रुपए गए ना, उसी में से तो पैसे गए, तो आपके इस पेडअप में से कितने रुपए नुकसान में चले गए? 35 रुपीज नुकसान में चले गए। तो अब भले आपने 100 रुपए दे रखे हैं, लेकिन बचा कितना? 35 माइनस करने के बाद इफेक्टिवली तो 65 ही बचा ना, तो राइट ऑफ कर दिया जाएगा आपके शेयर्स को उतने एक्सटेंट तक जितने एक्सटेंट तक सामने असेट में नुकसान हुआ है। तो ये असेट के नुकसान की वजह से आपके शेयर्स की वैल्यू पे इंपैक्ट हो रहा है, भले आपने वो पैसे पूरे दे दिए थे। तो आप तो 100 रुपए देके आराम से बैठे थे, भाई मेरी तो कोई जिम्मेदारी बची नहीं, मैंने पूरे पैसे चुका दिए। बट अब कंपनी ये बोल रही है कि भाई जो आपने दिए थे उसमें से इतना तो नुकसान ही हो गया है, तो ये नुकसान सब में बटेगा। तो अब आपने जो दिया है उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी ही बची है, तो ये जो डिफरेंस गया ना, वो कैपिटल रिडक्शन के बराबर है। ये वैसी बात है। क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया? चलो, तो ये सेकंड एग्जांपल था। अब जो इसमें इन्होंने बोला था, आइदर विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी on any of its shares, cancel any paid up share capital which has lost or is unrepresented by available assets। अब इसमें देखो डिपेंड करता है, इसमें कुछ अनपेड वाला पार्ट भी हो सकता था। ये बेसिक एग्जांपल था जो उन्होंने दिया, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करने जा रहा हूँ बिकॉज वो भी एक पॉसिबिलिटी है। फेस वैल्यू 100 रुपीज, पेड अप 60 रुपीज, और जो आउटस्टैंडिंग है वो है 40 रुपीज। ये भी तो एक केस हो सकता है। अभी तो हमने मान लिया था कि पूरा 100 रुपए जो है पेड अप है, तो वो ज्यादा सिंपल हो गया था। अब बात ये है कि जो असेट्स में डाउनफॉल आया है, लेट इट बी 20% डाउनफॉल आया है, इन शॉर्ट 20 रुपए, ठीक है। अब ये 20 रुपए माइनस कहां से होंगे? यहां से। अब आपके पेड अप की वैल्यू कितनी रह गई? सिर्फ 40। क्या उससे इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? इन फ्यूचर आपसे 40 रुपए तो मंगवा ही सकते हैं ना। वो उन्होंने ये थोड़ी बोला कि हम ये नहीं मंगवाएंगे, उन्होंने बोला कि भाई ये जो अनकॉल्ड पार्ट ऑफ द कैपिटल है उसको हम एक्सटिंग्विश करें या ना करें वो सेकेंडरी है, लेकिन जो आपकी असेट्स में नुकसान हुआ है वो राइट ऑफ किस में से होगा? जो पेड अप पोर्शन है उसमें से, ठीक है। लॉस तो आपका हो ही गया। हाँ, अब बाकी के 40 जब आप दोगे, जब मंगवाएंगे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो आपकी ये जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, जो आप दे चुके हो उसमें से राइट ऑफ कर रहे हैं। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले केस में मैंने आपको ये चीज नहीं दी थी, मैंने बोला फेस वैल्यू 100, पेड अप भी 100, थोड़ा सिंपल हो गया, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसकी बात यहाँ पे इन्होंने की। बात समझ आ गई? क्लियर? अल्टीमेटली इस केस में आपका जो शेयर है वो 100 रुपए से घट के 80 रुपए हो जाएगा, बट फिर वो दिखेगा ऐसे कि इसमें से 40 जो है वो पेड अप है और 40 अभी भी आउटस्टैंडिंग। बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि असेट जो भी लॉस्ट है उसका जो सेट ऑफ है वो पेड पोर्शन में से होगा। अनपेड में से कैसे हो सकता है? आप ही बताओ। नुकसान हो गया तो वो नुकसान मत देना, ऐसा भी हो, नुकसान हुआ तो आप ही को भरना है, जो आप भर चुके हो उसमें से राइट ऑफ होगा, बाकी का जब जरूरत पड़ेगी तब तो डेफिनेटली मंगवाने वाले हैं। तो इस लायबिलिटी पे आपका कोई इंपैक्ट नहीं है, जो चुकाया है उसमें से राइट ऑफ किया। बस मेरा बोलने का मतलब ये है कि पेड अप पोर्शन में से राइट ऑफ होगा। बात समझ आ गई? क्लियर? चलो देखें, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड केस देख लो, बी में ही सेकंड पार्ट है, मतलब टोटल थर्ड केस हो गया।
either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, pay off any paid up share capital which is in excess of the wants of the company, alter its memorandum by reducing the amount of its share capital and of its shares accordingly. एग्जाम्पल देख लो, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, हर शेयर फुल्ली पेड अप है। अब इस फुल्ली पेड अप शेयर में से एक पोर्शन जो है वो आपको रिटर्न किया जा रहा है, कैसे होगा वो समझते हैं। फेस वैल्यू 100 रुपए, इसके सामने पेड अप वैल्यू भी 100 रुपए, फुल्ली पेड अप शेयर, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि 100 रुपए पर पर्सन जो हमने चार्ज कर रखा है और जो टोटल कैपिटल अक्यूमुलेट हुई है, इतनी कैपिटल की हमें जरूरत ही नहीं है, तो क्या करें। तो एक ऑप्शन तो ये है कि पूरे पूरे शेयर वापस कर दो, या पूरा जो है वो शेयर वापस ले लो और पैसा रिटर्न कर दो। इन शॉर्ट, नाउ दैट इज बाई बैक। वो भी एक केस होता है ना जहाँ कंपनी आपके पैसे आपको लौटा देती है और आपसे शेयर ही ले लेती है, वो एक अलग सिनारियो होता है, दैट इज बाई बैक। मैं साथ साथ में दोनों चीजें बता रहा हूँ। बाई बैक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल रिडक्शन, पहले तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है तो मैं इसको धीरे धीरे इजी करूंगा आपके लिए। बट बाई बैक इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 66, टेक्निकली साथ में बातें कर रहा हूँ। बाईबैक एक तरीके का कैपिटल रिडक्शन है, बट वो कैपिटल रिडक्शन 66 में कवर नहीं होता, उसके लिए एक अलग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 68, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन 68 में बाईबैक की बात होती है, वहां पे फर्क इसमें और उसमें फर्क क्या है, वहां आपका पूरा शेयर ही आपसे वापस ले लेते हैं और आपके पैसे आपको रिटर्न कर देते हैं। भाई शेयर सर्टिफिकेट देके जाओ, पैसा ले जाओ, हमें आपके पैसों की जरूरत ही नहीं है। तो नाउ यू आर नो मोर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, या आपके कुछ शेयर रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं इसको समझना, इसमें क्या हो रहा है। इस एग्जांपल पे वापस आते हैं। फेस वैल्यू 100 रुपए, पेड अप वैल्यू 100 रुपए। अब मैं आपसे आपका पूरा शेयर वापस नहीं ले रहा हूं, मैंने बोला एक काम करो, आप सब लोग ना थोड़े थोड़े पैसे वापस ले जाओ। कितने? बाई 25% फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपके जो 100 रुपए पेड अप है ना, मैं इसमें से 25 रुपीज आपको कर देता हूँ रिफंड, क्योंकि मुझे इतनी कैपिटल की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो मेरे हाथ में आपके कितने पैसे बचेंगे? 75, ठीक है। अब ये पैसे मैं रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, पढ़े हैं तो रहने देते हैं। डिविडेंड वाला फिर आप पॉइंट जो है रिलेट कर सकते हो, क्योंकि एफएम अपन ने पढ़ा है, जितने पैसे मैं आपके लेके बैठा हूँ उतने पे मुझे आपको रिटर्न देना पड़ेगा। अगर मैं उतना पैसा यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ये 25 रुपए मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इस पे मैं कोई प्रॉफिट तो जनरेट कर नहीं रहा हूँ। ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कम दिखेगा, फिर आपको लगेगा कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही। तो जब मुझे आपके पैसों की जरूरत ही नहीं है, जैसे सपोज ये 100 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ है, मैं 25 लाख रुपए फालतू लेके बैठा हूँ, वापस कर दूं ना। मेरा काम 75 लाख में चल रहा है, तो मैं 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में रख के क्या करूंगा? उन 25 लाख रुपए में मैं आपको कुछ कमा के दे नहीं पाऊंगा, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेरी कंपनी खराब दिखेगी। सो इफ आई एम नॉट इन नीड ऑफ दैट कैपिटल, आई विल रिटर्न द कैपिटल टू द इन्वेस्टर्स, कि आपको जो करना है करो, आपके पैसे। तो अगर ये इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल रिडक्शन। अब देखो एग्जाम्पल में वापस चीज रिलेट करो। शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 each fully paid up can be reduced to face value of 75 rupees each by paying back ₹25 per share। फेस वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, 25 रुपए लौटा दिए वो तो चलो ठीक है, फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपए ही रहेगी, वो भी 75 हो जाएगी। क्या बोला है? वो भी रिड्यूस हो जाएगी। फेस वैल्यू हो जाएगी 100 से घट के 75 रुपीज। समझ आया? तो अब इन फ्यूचर वो 25 रुपए मैं आपसे वापस मांगने वाला हूं क्या? नहीं, जब फेस वैल्यू ही कम कर दी, बात खत्म। तो आपका 100 रुपए का फुल्ली पेड अप शेयर अब 75 रुपीज का फुल्ली पेड अप शेयर हो गया है, 25 रुपीज मैंने रिफंड कर दिए। दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो कैपिटल रिडक्शन। तीसरा केस, बात समझ आ गई? तो 3 पॉसिबिलिटीज थी। पहले बोला 100 रुपए में से 65 आपके पेड अप थे, 35 रुपए आपसे मंगवाए नहीं थे, तो अनकॉल्ड पार्ट ऑफ द कैपिटल राइट ऑफ कर दिया कि अब देना भी मत, ठीक है, तो लायबिलिटी रिड्यूस कर दी। दूसरे केस में हमने देखा कि 100 रुपए का शेयर था, उसमें मान लो 100 रुपए मंगाए हुए थे, कुछ असेट्स राइट ऑफ करनी थी, तो उतना पेड पोर्शन राइट ऑफ कर दिया, कैपिटल रिडक्शन। तीसरे केस में बोला कि जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू को घटा दिया और लिया हुआ पैसा लौटा दिया, रिटर्न कर दिया। अब फर्स्ट केस और थर्ड केस में फर्क क्या है वो पता चल रहा है? फर्स्ट एग्जांपल में 35 रुपीज मंगवाने ही बाकी थे और माफ कर दिए कि अब मत देना। यहाँ ऐसा है कि पैसे लौटा दिए कि आपके पहले सरप्लस पैसे वापस ले जाओ, और अब जितने हमारे हाथ में है वही फुल्ली पेड है, तो हम ये पैसे आपसे वापस कभी नहीं मांगेंगे। तो ये 3 इंस्टेंसेस को स्पेसिफिक बोला जा रहा है कैपिटल रिडक्शन अंडर सेक्शन 66 सब सेक्शन 1। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? अब मैं इसको कंपेयर कराता हूँ फिर से बाईबैक से, क्योंकि वो पॉइंट मुझे यहाँ लेना ही है। बाईबैक वाले केस में ऐसा हो गया कि आपका पूरा 100 रुपए का शेयर मुझे वापस दो और पूरे 100 रुपए लेके जाओ। वो पूरा शेयर ही बाईबैक होता है, उसमें पार्टली बाईबैक नहीं करते, एक शेयर बाईबैक होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास 20 शेयर पड़े,
मैंने बोला मुझे 2 ही चाहिए, बट वो 2 तो मैंने पूरे ले लिए ना। तो बाईबैक में पूरा शेयर वापस दिया जाता है और पूरे पैसे वापस दिए जाते हैं, वो प्रोपोर्शनेटली नहीं होता। होल्डर की इन्वेस्टमेंट का एक प्रोपोर्शन हो सकता है, बट एक शेयर का प्रोपोर्शन नहीं होता। दैट इज बाईबैक। अब टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिडक्शन की, मैं बहुत स्पेसिफिक लिख देता हूं यहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाईबैक कैपिटल रिडक्शन होता है, इसलिए मैं इसी में लिख रहा हूं बाईबैक इज कैपिटल रिडक्शन टेक्निकली, बट दिस इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 66, दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 68। तो खाली एड्रेस अलग है, दोनों एक ही फैमिली का हिस्सा है लेकिन अलग अलग घर में रहते हैं। एक ये जो सेक्शन 66 वाले केसेस थे जो अभी आपने देखे सब सेक्शन 1 में, उसमें हमने 3 केस देखे, वो 3 केस भी कैपिटल रिडक्शन है बट यहाँ कवर होते हैं। बाईबैक भी कैपिटल रिडक्शन है लेकिन वो कवर होता है सेक्शन 68 में। तो कोई आपको पूछे इज बाईबैक कैपिटल रिडक्शन, आंसर इज यस, बट इज बाईबैक कवर्ड अंडर सेक्शन 66, आंसर इज नो, इट इज कवर्ड अंडर 68। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप खुद पढ़ने बैठते हो, मैं पहले ही क्लियर करा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये बातें होंगी, और एग्जाम में अगर ये बात होती है तो स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है, बोले नहीं यार बाईबैक तो अलग था, वो तो कैपिटल रिडक्शन होता ही नहीं है। भाई होता है, बट 66 सबसेक्शन 1 में नहीं होता है, 68 में होता है, तो उसका एड्रेस अलग है लेकिन दोनों है कैपिटल रिडक्शन ही वैसा। और इसमें ये 3 स्पेसिफिक केस कवर हो रहे हैं, वो जो 100 में से आपने 35 राइट ऑफ करके उसको 65 का बना दिया, दूसरा वो असेट वाला पॉइंट, और तीसरा ये कि आपने 25 रुपए लौटा दिया और इसको 75 का बना दिया। ये 3 केस स्पेसिफिक इस सेक्शन में बाईबैक 68 में, ये सब कैपिटल रिडक्शन होते हैं। ये इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगला ही टॉपिक वो है जिसमें बोला है कि कैपिटल रिडक्शन में क्या नहीं कवर होता है, वो भी आने वाला है, तो इसलिए फिर ये सब चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं आता, पता चला? तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 66 सबसेक्शन 1, पास पेपर्स में क्रैकर में आपको ये पार्ट पूछा हुआ काफी बार मिलेगा, एग्जाम में रिपीट होता है। देखो नीचे एक लाइन लिखी है उसमें, नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल वुड बी अलाउड in case of arrears in the repayment of deposits and interest thereon। एक तो आपने डेट जो आउटसाइडर्स हैं, डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट मतलब जिनसे उधार लिया, उनका ब्याज नहीं दिया, आउटसाइडर्स हैं वो तो ब्याज मतलब उधार दिया आपको, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, बैंक लोन, ये सब की बात हो रही है। इनके इंटरेस्ट आपने ड्यू रखे हुए हैं, अभी तक पे नहीं किए, इनका मैच्योरिटी का टाइम आ गया, इनका पैसा रिटर्न नहीं किया, और दूसरी तरफ आप शेयर होल्डर्स को ये बोल रहे हो कि सर आपके ना वो 25 रुपए की अब जरूरत नहीं है, अब वापस ले जाओ। आप ही सोचो जो वो डेट दे के बैठा है उसको ये देख के गुस्सा नहीं चढ़ेगा? बोले मेरा ब्याज देने की बात आती है तो बोलते हैं पैसे नहीं है, और यहाँ देखो अपने मालिकों के 25-25 रुपए लौटा रहे हैं, तो जब फंड्स पड़े हैं तो हमारे दे दो ना। कहाँ सरप्लस की जरूरत नहीं है, फंड्स की डेफिनेटली जरूरत है, डेट्स पे ऑफ करो, अपने ड्यू सेटल करो, फिर अपनी कंपनी में जो करना है करो। तो ये सब जब आप कर रहे हो और फिर आप बाकी के लोगों का उधार बाकी रख रहे हो तो कैसे चलेगा? तो क्लियरली बोल दिया कि ये तभी हो सकता है जब आपके डेट्स क्लियर होंगे, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी का पेमेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग डेट्स है, तो फिर आप ये चीज नहीं कर सकते। कॉमन सेंस वाली बात है वैसा। चलिए अब 66 में जो बाकी प्रोसीजरल सबसेक्शंस है वो कवर कर लेते हैं, वो इजी है। पहले बोला प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब एक्सेप्शन, जो अपन बात कर रहे थे, हाउएवर, अदरवाइज, एक्सेप्ट। नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल वुड बी अलाउड इन केस ऑफ अरियर्स। अच्छा वही बात रिपीट कर दी, सेम ही है, चलो ठीक है, ये तो हो गया। सबसेक्शन 2, नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 2 कंप्लायंसेस हैं यहाँ पे, एक स्पेशल रिजोल्यूशन और दूसरा एनसीएलटी अप्रूवल। एनसीएलटी का अप्रूवल तब मिलेगा जब आप जाके एनसीएलटी को बताओगे कि हम ये करना चाहते हैं, परमिशन मांगोगे। तो जब आप एनसीएलटी से परमिशन मांगते हो, एप्लीकेशन करते हो, एनसीएलटी इसका पूरा डिंडोरा पीट देता है सब जगह जाके। एनसीएलटी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, एनसीएलटी आरओसी को बताएगा, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो एनसीएलटी सेबी को बताएगा, और कंपनी के क्रेडिटर्स को बताएगा कि भाई ये लोग एप्लीकेशन लेके आए हैं, बोल रहे हैं हमें तो 25 रुपए की जरूरत ही नहीं है, वापस करना है, तुम लोग देख लो कुछ इनका हिसाब बाकी तो नहीं है, अलाउ करूं कि नहीं करूं। तो ट्रिब्यूनल पहले अपने सर्कल में सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज और कंपनी क्रेडिटर्स को ये सब बताएगा और पूछेगा कि ये लोग ये परमिशन मांग रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई ड्यू बाकी है और आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो अभी बता दो, अगर आप लोग बोलोगे ओके तो फिर हम परमिशन देंगे, ये वैसी बात है। तो ये ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर है। अब ट्रिब्यूनल इन सबको नोटिस भेज के सबका वेट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई आ जाए, आरओसी का रिप्लाई आ जाए। अब ये लोग बिजी लोग हैं, रिप्लाई नहीं दे पाए तो, और कितनी बार क्या होता है ना, अपने मतलब की बात होती है तो अपन रिप्लाई करते हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं होता तो अपन सीन पे छोड़ देते हैं, होता है ना, ये लोग भी तो सेम चीज कर सकते हैं।
तो बोला कि इनके एनओसी का या नो ऑब्जेक्शन का कब तक वेट करें, तो बोला एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, एंड दैट टाइम लिमिट इज 3 मंथ्स। 3 महीने में अगर इनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो मान लिया जाएगा कि इनको पड़ी नहीं है, इनको ऑब्जेक्शन ही नहीं, जाने दो, आगे बढ़ो। तो जैसे ही ट्रिब्यूनल ने नोटिस इनको भेजा, 3 मंथ्स तक वेट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो फिर परमिशन दे देंगे। आगे वही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। कंफर्मेशन, ट्रिब्यूनल की तरफ से जो भी कंफर्मेशन है वो एक राइटिंग में ऑर्डर के तौर पे इशू किया जाएगा और कंपनी को नोटिस दिया जाएगा कि आप आगे बढ़ सकते हो, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। ये एक बेसिक कंडीशन रहेगी। जैसे ही ट्रिब्यूनल की तरफ से ये ऑर्डर मिलेगा कंपनी को, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑर्डर को पब्लिक डोमेन में पब्लिश करे, अपनी वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर्स में, आरओसी, सेबी, इन सबको इन्फॉर्म करे कि भाई हमें ट्रिब्यूनल से परमिशन मिल गई है और अब हम ये कैपिटल रिडक्शन करने जा रहे हैं। कंप्लायंस का पार्ट है। और लास्ट में सब सेक्शन 5, ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर इशू किया था उसकी कॉपी आरओसी में सबमिट करे। तो ये सब कंप्लायंस वाला पार्ट। तो बहुत बेसिक बात होगी। पहले समझाया कि कैपिटल रिडक्शन होता क्या है, फिर बोला आप कौन सी कंडीशन में ये कर सकते हो, जब आपने किसी के पैसे बाकी नहीं रखे हो। फिर बोले परमिशन के नाम पे क्या करना है, तो बोले ट्रिब्यूनल से पूछना है। ट्रिब्यूनल से पूछोगे, ट्रिब्यूनल सबको बताएगी कि भाई ये लोग एप्लीकेशन लेके आए हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, किसी की प्रॉब्लम है तो सॉल्व करेंगे, नहीं है तो परमिशन दे देंगे। अब जब परमिशन मिल गई है तो कंपनी जाके सबको बताएगी कि हमको ट्रिब्यूनल से परमिशन मिल गई। तो रजिस्ट्रार को भी वो ऑर्डर की कॉपी सबमिट करेंगे, पब्लिक डोमेन में पब्लिश करेंगे, वेबसाइट में, न्यूज़पेपर में, कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। किसी को अभी भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें भी बोल सकता है। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए, एंड देन आप प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर लो। ये स्टोरी। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो कल के लिए रखते हैं, क्योंकि फिर मुझे वहाँ जाना है तो लेट हो जाएगा। और आई थिंक 10-15 मिनट चाहिए, तो जल्दी नहीं करते, कल खत्म करा दूंगा। 10 मिनट का टॉपिक है, बट आज नहीं रखेंगे।